एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आपके पास कितने थे? 3। पहला है आपके पास में करेक्टनेस चेक करना कि कोई भी आपके पास एक फिजिकल एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला दे रखा है और उसका आपको क्या चेक करना है? उसका करेक्टनेस, कि वो सही है या गलत है, डायमेंशनली वो राइट है या रॉन्ग है। एग्जांपल देखिए कि सपोज दैट आपके पास गिवन है इधर हाफ mv और हमने इधर दे दिया आपके पास में mgh और आपसे पूछा जाए चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो इस कंडीशन के अंदर आप करेंगे अच्छा डायमेंशनल मेथड से, तो 1/2 एज इट इज़। वैसे कांस्टेंट का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता, हमें केवल डायमेंशन चेक करनी होती है। मास के लिए डायमेंशन क्या बताई थी हमने कल आपको? m1। वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगी? L1t-1, यही है। इधर आप लिखेंगे मास के लिए क्या हो जाएगा? m1। ग्रेविटी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए कितना बताते हैं हम लोग? L1t-2। सेम एज इट इज़ हाइट के लिए क्या हो गया? हाइट मीन्स एक तरीके से लेंथ होता है, तो उसके लिए हो जाएगा L1। आप सॉल्व करेंगे 1/2 से कोई मतलब नहीं है, m1 L1t-1, इसको हमने एक साथ लिख लिया। इधर आप अगर लिखेंगे इसको एक साथ तो ये हो जाएगा m1, L यहाँ पर L1 है, L की पावर यहाँ पर भी L1 है, तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 और t माइनस का 2। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल नहीं है। आगे वाले मल्टीपल से या कांस्टेंट नंबर का यहाँ पर कोई भी आपको चेक नहीं करना, आपको केवल किससे मतलब है? डायमेंशन से। ठीक, तो डायमेंशन इन दोनों का सेम आ रहा है क्या? डायमेंशन ऑफ अगर हम लोग लिखें डायमेंशन ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ right hand side, it means it is a incorrect, it is a incorrect physical expression। इनकरेक्ट यानी कि ये क्या है? सत्य नहीं है, असत्य है, हो जाएगा। यानी कि इसकी हमें सत्यता की जांच करनी थी कि ये सही है या गलत है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सूत्र आपका क्या है? सही नहीं है, हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं आपको चेक करने के लिए दूं कि फोर्स इक्वल टू अगर हमारे पास लिखा हुआ है, या हम लिखें इधर आपके पास में इधर लिखा हुआ है mv² लिखा हुआ है, और इधर है आपके पास में 6 पाई ईटा RB। ठीक, यहाँ पर ये v वेलोसिटी है और यहाँ पर ये v भी क्या है? वेलोसिटी। m मास हो गया और रेडियस है। यहाँ पर 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा जो है ये है आपके पास में विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ये क्या होता है बेटा? विस्कोसिटी कोफिशिएंट यानी कि शांता गुणांक, और r है आपके पास रेडियस और v है आपके पास वेलोसिटी। तो हमें चेक करना है, मैंने ऐसे क्वेश्चन बना करके दिया आपको चेक करना है कि ये आपका फॉर्मूला जो है ये फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यानी कि सत्य है या असत्य है। तो कैसे करेंगे आप? वही LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन के आपको इक्वल करना है। यहाँ पर विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, इसका डायमेंशन जानते हो क्या? मास का हो गया भी m1, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा हमारे पास में? L1t-1, ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, नीचे रेडियस का क्या हो जाएगा? L1 इक्वल टू में इसको हटा दें, है ना। यहाँ 6 पाई कांस्टेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ईटा यानी कि क्या हो गया? विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशन क्या होता है बताइए? m1 L-1 t-1, याद कर लोगे विस्कोसिटी कोफिशिएंट का। r रेडियस है यानी कि वो लेंथ है एक तरीके से, v वेलोसिटी है, L1 t-1। आप सॉल्व करेंगे इसको
ये हो जाएगा m1, इसको सॉल्व करेंगे L2 t माइनस 2, स्क्वायर ओपन कर दिया आपने। और आपको पता है कल बताया था हमने कि L1 को डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसको खा लेके जाते हैं ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा L माइनस 1 इक्वल में इधर 6 पाई कॉन्स्टेंट हो गया एज इट इज़। ये हो जाएगा आपके पास में m1 L1 L1, ये तो हो जाएगा प्लस का L2, यानी L की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर L माइनस का है तो एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में L1 आ गया समझ में प्लस का। और t की पावर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, तो t की पावर क्या हो जाएगा -2। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया m1 L2 और L -1 क्या बचेगा L1, इधर हो जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू 6 पाई m1 एज इट इज़, L1 एज इट इज़, t माइनस 2 एज इट इज़। तो आपको केवल डायमेंशन चेक करना है, कांस्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर LHS का डायमेंशन यानी कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, डायमेंशन ऑफ RHS। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ये इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है आपका डायमेंशनली करेक्ट है, विमीय रूप से ये सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो चेक कर लोगे क्या, या नहीं कर पाओगे, कर लेंगे कंफर्म। तो आप बताना मुझे, यहाँ पे अगर हम दे दिए आपको कैपिटल T अपॉन में स्मॉल m, कैपिटल T अपॉन में स्मॉल m इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल E अपॉन रॉ, ये हमने दिया है। जहाँ पे T जो है ये है टेंशन, कल मैंने बताया था आपको कि ओनली टेंशन गिवन इट मीन्स ये फोर्स है, बल है, और अगर सरफेस टेंशन दे दिया जाए तो वो अलग क्वांटिटी है। M क्या है यहाँ पे, M के बारे में ध्यान रखिएगा, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, आप समझ गए होंगे। मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन में क्या है लेंथ। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे, स्मॉल m का ओनली मास मत समझ लेना कि m1 लिख दिया जाए, नहीं, m1 L-1 मास पर यूनिट लेंथ, तो नीचे लेंथ भी है इसके अंदर। गुड। कैपिटल E क्या है बेटा, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक निकाल लेंगे इसको। प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि प्रतिबल बटे में विकृति, यानी कि हो जाएगा इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन कर लोगे वहाँ से। और रॉ जो है ये आपके पास में क्या है बेटा, डेंसिटी, ठीक, ये इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। तो चेक कर लोगे इसको कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो चेक करके एक बार बताना कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए करेक्ट करने का तो वो कर लोगे क्या, तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि भाई करेक्टनेस चेक करने के लिए आपको दे दी जाए, तो आपको उसके लिए बेहद ज़रूरी है क्या कि डायमेंशंस आपको याद हो। मुझे याद थी इसलिए मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, आपको याद नहीं होंगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि आप एक बार डायमेंशंस को बना करके, जितनी भी डायमेंशंस आपके पास हैं उन सबको बना करके एक बार देख लो, तो ऑटोमेटिकली वो माइंड में फीड हो जाती हैं, मतलब टाइम आपको बहुत कम लगता है। ठीक, छापो इसको। सेकेंड एप्लीकेशन है डायमेंशंस का आपका कि आपको फिजिकल एक्सप्रेशन जो है वो डेराइव करना है, डेरिवेशन ऑफ अ फिजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको फार्मूला ड्राइव करना है। वहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम लोग एक कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं, उस कांस्टेंट का वैल्यू आपसे पूछ लिया जाता है, जबकि वो कांस्टेंट डायमेंशन फार्मूले के थ्रू बताया नहीं जाता, डायमेंशन मेथड के थ्रू उस कांस्टेंट को नहीं बताया जाता। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उससे हमें पता लगता जाएगा कि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया विस्कस फोर्स F। आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है कि एक क्वांटिटी जो होती है मोर देन वन क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है, मोर देन वन लेस देन 4। डायमेंशन मेथड केवल कहाँ के लिए एप्लीकेबल होता है,
एक से ज़्यादा क्वांटिटियों पर और 4 से कम क्वांटिटियों के लिए ही एप्लीकेबल है। 4 या 4 से ज़्यादा क्वांटिटियों के लिए और डायमेंशन फार्मूला जो है, डायमेंशन मेथड जो है फार्मूला डेराइव नहीं कर पाता है। तो ये इसका क्या है बेटा, ड्रॉबैक्स भी है, ये इसकी कमी भी है कि डायमेंशन मेथड केवल उस क्वांटिटी का ही फार्मूला डेराइव करेगा जो क्वांटिटी मोर देन 1 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगी या लेस देन 4 पर करेगी, 4 और लेस देन 4। आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पे मैंने कहा कि विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस, डिपेंड्स ऑन रेडियस, तो रेडियस को मैंने डिनोट किया आर से। विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी v, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा। ठीक, तो हम लोग इसका फॉर्मूला डेराइव करना है हमको, कैसे करेंगे? तो मेथड आपको बताइए कि F हम लोग लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू R की पावर A, F प्रोपोर्शनल टू V की पावर B, जो भी आपके पास है उनकी पावर ABC लगा लो, और इसकी पावर क्या हो गया C। समस्या? तो आप यहाँ लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू R की पावर A, V की पावर B, ईटा की पावर C। एक कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ करोगे K, R की पावर A, V की पावर B और ईटा की पावर C। इक्वेशन हम लोग कंसिडर कर दिए इसको फर्स्ट। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखोगे आप? m1 L1 T-2, इधर K कांस्टेंट हो गया, रेडियस यानी कि लेंथ है उसका लिख दोगे L1, पावर कितनी है A, वेलोसिटी क्या हो जाएगा L1 T-1, पावर क्या हो जाएगी B, ईटा का क्या होता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट m1 L-1 T-1, पावर क्या हो जाएगी C। एज इट इज इसको सॉल्व करोगे तो LHS के अंदर आपको कुछ सॉल्व करना नहीं है, इसको एज इट इज छापना है कि एज इट इज L की पावर क्या हो जाएगा A, यहाँ पर L की पावर क्या हो जाएगा B और T की पावर माइनस का B। पावर को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पावर के ऊपर पावर होती है तो आपको पता है पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। यहाँ एज इट इज M की पावर क्या आएगा C, L की पावर माइनस का C और T की पावर माइनस का C। क्लियर है क्या? नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप करोगे m1 L1 T-2, ये एज इट इज रहेगा कि एज इट इज इन सबको भी आप MLT की फॉर्म में अरेंज कर लो। सबसे पहले m लिखोगे, m की पावर यहाँ पर कितनी है ओनली C, तो m की पावर केवल क्या आएगा C। L कितने टाइम्स है यहाँ पर? सर L की पावर A भी है, L की पावर B भी है और L की पावर माइनस का C भी है, तो क्या लिखेंगे L की पावर A माइनस B माइनस C। A प्लस का है, B प्लस का है और C कैसा है माइनस का, तो A प्लस B माइनस C। T कैसा रहेगा माइनस का B और यहाँ पर माइनस का C, तो माइनस का B माइनस का क्या हो जाएगा C। क्लियर है क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पावर का क्या कर दो कंपैरिजन। तो यहाँ पर A जो है वो किसके इक्वल आएगा बेटा 1 के, यहाँ जो M की पावर है यहाँ पर M की पावर के इक्वल रहेगी, तो यहाँ पर M की पावर कितनी है C, यहाँ M की पावर कितनी है 1, तो M की पावर C है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सेम एज इट इज A प्लस B माइनस का C, A प्लस B माइनस का C किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, तो इक्वल हो गया 1। एज इट इज माइनस का B माइनस का C किसके इक्वल आएगा माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का B माइनस का C इक्वल आ गया माइनस का 2। समझ आया नहीं आया? कंपैरिजन हो गया। C की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिली 1, C की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो B आ जाएगा। ठीक है, पुट करो माइनस का B, C की वैल्यू 1 है इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का B इक्वल टू माइनस का 2, 1 को इधर लेकर के जाओगे तो माइनस का 1 कैसा हो जाएगा, तो माइनस का B इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर B इक्वल टू भी कितना आएगा 1। क्लियर है क्या? C की और B की वैल्यू आपको मिल गई तो यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से A आएगा, A प्लस B की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का C की वैल्यू 1 इक्वल टू कितना है 1, ये प्लस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन माइनस 1 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 1, तो A की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा 1, तो ABC मिल गया आपको। ABC को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में F इज इक्वल टू K R की पावर 1 V की पावर 1 और ईटा की पावर भी
1। तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो आपसे पूछ लेता है, क्योंकि बेटा आप लोग 11th और 12th क्लास पढ़ चुके हो, तो आपको मालूम है कि इस फार्मूले के अंदर ऐसा फार्मूला हम लोग पढ़ के आते हैं 11th क्लास के अंदर फ्लूइड वाले चैप्टर में। तो वहाँ पर हमने ऐसा फार्मूला जब लिखा था तो वहाँ पर ये फार्मूला हुआ करता था 6 पाई ईटा आर वी। होता था कि नहीं होता था? तो बेटा ईटा है, बिल्कुल है सर। आर है, बिल्कुल है। और वी भी है, यस सर। तो के का काम कौन कर रहा है? 6 पाई। कांस्टेंट जो है उसका काम कौन कर रहा है? 6 पाई। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे? 6 पाई। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूलेज कर करके चेक करना पड़ेगा और अपन जितना पढ़ के आए हैं उसके बेस पर आपको आंसर देना पड़ेगा। दे दोगे क्या? आपको पता है कि मोस्टली केस के अंदर कितना आता है? 1। मोस्टली केस में कितना आता है? 1 आता है। कुछ ऐसे फॉर्मूलेज आपको देखने हैं जिनमें अलग आता है, उनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला डेरिवेशन हो जाएगा। यही मेथड एप्लीकेबल होगा सबके सब, जितने भी आप फॉर्मूला डेराइव करोगे सब में यही मेथड यूज़ होगा। फास्टली ABC, ये लिख दिया ABC फास्टली आपके पास में, या इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप को लिखिए क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत कम है। आपको पता लग गया कि F जो है वो 3 क्वांटिटियों पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो अपनी मर्जी से किसी के ऊपर भी ABC कंसिडर पावर करके प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट यूज़ करके डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर आप डायमेंशन लिखाओ, डायमेंशंस को सॉल्व करो। बेस अगर से में पावर ऐड हो जाती है उस मैथमेटिकली टूल से, तो आप ये सॉल्व करने के बाद में कंपेरिजन करोगे, ABC का वैल्यू आएगा, उसको वापस से पुट कर दोगे तो आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। कर लेंगे क्या? तो इस तरीके से भी आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है। हो जाएगा क्या? तो करो इसको। एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है वो टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर, लिस्ट काउंट। ये पहले भी था टॉपिक, प्रैक्टिकल के अंदर पहले भी आता था, लिस्ट काउंट, ठीक है? LC क्या होता है सर? लिस्ट काउंट। स्केल देखा आपने? स्केल है आप सबके पास में? स्केल, हाँ सर बिल्कुल है। इस तरीके से स्केल होता है। यहाँ पर क्या लिखा रहता है? 0। उसके बाद आपको पता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग होता है। और टोटल ये कहाँ तक नंबरिंग जाता है? 15 तक। छोटा स्केल जो होता है वो हमारे पास में, उसमें लास्ट नंबर कहाँ तक लिखा रहता है? 15 तक। 0 के बाद आपको पता है 1 आएगा, 1 के बाद में कौन आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो जाएगा। 0 से लेकर के 1 तक छोटी छोटी कितनी लाइनें होती हैं बेटा? 10 होती है, नहीं होती? ये मालूम है आपको। और शायद इस स्केल के ऊपर लिखा रहता है cm, सेंटीमीटर लिखा रहता है। आप जब किसी, जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, इसका लेंथ मेजर करते हो तो यही तो करते हो, 0 से यहाँ इधर रखते हैं सर कॉर्नर पे, इधर चेक कर लेते हैं किस नंबर पर आ रहा है, वही हमारा इसका लेंथ हो जाता है। ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर किस नंबर से मैच कर रहा है, वही नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा इसका। तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या हम लोग मेजर करते हैं? लेंथ। स्केल के थ्रू हम लोग क्या मेजर करते हैं बेटा? स्केल है, स्केल के थ्रू आप क्या मेजर करोगे? सर लेंथ ही मेजर करेंगे, लंबाई ही तो नापेंगे स्केल से। तो कितनी कम से कम लंबाई आप नाप सकते हो, कम से कम कितनी लंबाई का मापन आप कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी उपकरण के थ्रू आप कम से कम मिनिमम कितनी वैल्यू माप सकते हो, उसी वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं अल्पतमांक। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? अल्पतमांक। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि अल्पतमांक किसे कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि जैसे इस स्केल का मुझे मेजर करना है कि इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा। लिस्ट काउंट मतलब प्रैक्टिकली आपको माइंड में फीड हो गया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। मिनिमम कितनी करेगा? इसकी एक लाइन पर जो वैल्यू होगी उसी को तो मेजर करेगा। आगे समझ में? तो एक लाइन पर कितनी वैल्यू है उसको हम लोग, उसका क्या नाम दे सकते हैं? लिस्ट काउंट। तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या है? लिस्ट काउंट अल्पतमांक ज्ञात करने का सूत्र होता है, ऊपर लिखते हैं बेटा रेंज। ऊपर क्या लिखते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का रेंज, रेंज बोले तो परास,
रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, परास। सेम डिवाइड में आता है आपके पास में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, यानी कि इसको हिंदी में पढ़ते हैं भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या। नंबर ऑफ डिवीजन्स क्या, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स को क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, कुल भागों की संख्या। ठीक है, अब ये पता लगाना है कि रेंज क्या होता है। तो स्केल के ऊपर लास्ट में जो नंबर डल रहा है वो क्या है, लास्ट में जो नंबर डल रहा है वो क्या है, 15। स्केल पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो लास्ट में जो ये नंबर लिखा रहता है यही इसका क्या होता है बेटा, रेंज होता है, इसकी परास होती है। आगे समझ में। नंबर ऑफ डिवीजन्स 0 से लेकर के 15 तक, ये लाइनें कितनी हैं, टोटल लाइनें कितनी हैं, इन लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिवीजन्स, यानी कि कुल भागों की संख्या। तो बताओ कितनी है, 0 से लेकर के 1 तक मैंने कहा था 10 लाइनें होती हैं, 1 से लेकर के 2 तक कितनी है, 10। तो 10 का जोड़ा बनाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 100, काउंट कर लिए या नहीं करें। तो कुल भागों की संख्या कितनी होगी इस स्केल के लिए, 150। हर इंस्ट्रूमेंट के लिए 150 होगी, ऐसा ज़रूरी, मैं केवल किसके बता रहा हूँ, इस स्केल के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिस्ट काउंट ऑफ स्केल। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्केल आप अगर लिखेंगे तो लिस्ट काउंट ऑफ स्केल क्या आएगा, सर रेंज तो हमको मालूम है उसका कितना होता है, 15। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स अभी अभी हमने काउंट किया है, कितना हो गया, 150। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 1 बटे में क्या आता है बेटा, 10। इसको भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 1, 0.1। और यहाँ पर क्या लिखा रहता है, सेंटीमीटर। तो यही इसके पीछे आपको यूनिट लगाना है। इसका मतलब ये स्केल कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो एक डिवीज़न होता है, इसकी जो एक लाइन होती है, उस एक लाइन पर कितनी वैल्यू होती है, उस एक लाइन पर वैल्यू होती है बेटा कितनी, 0.1 सेंटीमीटर। आ गया समझ में या नहीं आया। मेज़रमेंट कैसे करते हैं इससे, मेज़रमेंट की अगर हम लोग बात करें, ये तो सर लिस्ट काउंट हो गया, मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो मेज़रमेंट का फॉर्मूला होता है आपका बेटा रीडिंग, रीडिंग मल्टीप्लाई में लिस्ट काउंट, रीडिंग मल्टीप्लाई में लिस्ट काउंट। फॉर्मूला याद कर लोगे क्या, यानी कि रीडिंग का मतलब होता है बेटा पाठ्यांक, आप देख क्या रहे हैं, आपने प्रेक्षण क्या लिया, पाठ्यांक, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, अल्पतमांक से। तो क्या आ जाएगा, मेज़रमेंट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। अब देखिए मुझे इसका लंबाई नापना है, क्या नापना है इसका, लंबाई। नहीं तो देखिए हमारा चाबी है, हमेशा उंगली में रहता है हमारे, यहाँ से और इस तरीके से हमने इस तरीके से रखते हो। अभी तो आप इतना रट्टू तोता हो चुके हो कि डायरेक्ट बता देते हो फटाफट से, ये सर हुआ 1 2 3 4 है ना। तो हम बता दिए इसका 4 सेंटीमीटर है नहीं, लेकिन वो 4 सेंटीमीटर आया कैसे, तो वो बताते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए मुझे बताओ रीडिंग क्या है। रीडिंग मतलब कौन सी लाइन पर आकर के ये कोना रुक रहा है। तो सर 10 20 30 40, तो यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब 40वीं लाइन पर है ये। आगे समझ में, तो वो रीडिंग होती है। मार्कर की अगर लंबाई नापनी है आपको इस तरीके से, तो हम यहाँ से लेकर के इसको लगा दिए इस तरीके से यहाँ तक, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और 90 के बाद में लगभग 3 और आएगा, यानी कि 93, 93 इसके लिए क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। आगे समझ में। तो रीडिंग इसके लिए बात करूँगा मार्कर के लिए, तो इसका रीडिंग कितना हो गया बेटा, 93। और इसको आप लिस्ट काउंट यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, और पीछे यूनिट क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर। रीडिंग के लिए कोई यूनिट नहीं था, एल से आते यूनिट लग गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये 9.3 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं आया। चाबी के लिए हम लोग बात कर रहे थे, चाबी के लिए हमने देखा कि रीडिंग कितना था बेटा, 40 था। कितनी लाइनें हैं टोटल, ठीक है, चाबी तक यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक कितनी लाइनें बन रही थी, 40। तो यहाँ पर लिख दिया हम 40। एलसी कितना है बेटा, 0.1।
पीछे क्या यूनिट लग जाएगा? सेंटीमीटर। बताइए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 4.0 का मतलब तो सर 4 ही होता है। आया समझ में नहीं आया? तो 4 सेंटीमीटर आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो लिस्ट काउंट समझ जाओगे क्या या नहीं समझ पाओगे? ये स्केल का लिस्ट काउंट भी हो गया। आगे लिस्ट काउंट हम लोग यूज़ करते हैं किसका बेटा? हमारे पास में मेनली प्रैक्टिकल के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है वो कौन आता है? एमीटर और वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, ये सब आता है। तो एमीटर का अगर हम लोग निकालेंगे, एमीटर का लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो आप लोग सभी प्रैक्टिकल करके आए। एमीटर का डब्बा ऐसे ही होता है, यहाँ पर क्या लिखा रहता है बेटा? 0। हम एक एमीटर का एक पार्ट बना रहे हैं, और भी कुछ हो सकता था आपकी लैब में, हमारे लैब में जो है हम वो बता रहे हैं आपको, ठीक है? ये हो जाएगा। यहाँ पर डला होता है 0.5, क्या डाला रहता है बेटा? 0.5। यहाँ पर होता है 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 1। इधर मिड में कितना हो जाएगा? 1.5, गैप चल रहा है ना 0.5 का। और इधर हो जाएगा आपके पास में कितना? 2। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 2.5। और ये कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 लाइन्स होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? 10 लाइनें, 10 लाइनें होती हैं बेटा। तो यहाँ पर आपको पता है कि वो नीडल लगा रहता है, नीडल इस तरीके से लगा रहता है, ये तो घूमता रहता है ऐसे। इसके लिए अगर आप निकालेंगे लिस्ट काउंट, बताओ एमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा? फार्मूला बताओ, क्या फार्मूला होगा? शाबाश। ऊपर कौन आता है बेटा? रेंज। अपॉन क्या आएगा नीचे? टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। समझ में आया नहीं आया? परास बटे कुल भागों की संख्या, परास बटे कुल भागों की संख्या। लिस्ट काउंट निकालना था सर, बताओ परास कितना है? आप बताइए। रेंज कितना है इसका? 3। लास्ट में जो लिखा रहता है वही लिखना है आपको। लिस्ट के इसका रेंज कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करके बताओ। 10 20 30 काउंट करो। 60 रह गया। 10 20 30 40 50 60। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बेटा? 60 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर? डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.05 हमें रटा हुआ है। 6 पंजे 30 भी जानते हो आप लोग। आ गया समझ? तो इस तरीके से 0.05। और यूनिट क्या लगाओगे? एमीटर किसका मेजरमेंट करता है? और करंट का यूनिट कल एम्पियर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर बेटा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सेम एज इट इज वोल्ट मीटर का निकाल लोगे क्या? आपके लिए एग्जाम में एक डायग्राम दे रखा हो तो आप उसमें रेंज देख लोगे। किसी भी एमीटर का, वोल्ट मीटर का इस तरीके से एक स्केल बना हुआ आ जाए, जैसे ये भी तो एमीटर का स्केल ही है, तो उसमें रेंज पहचान लोगे। टोटल नंबर्स काउंट, लाइनों को काउंट कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा। डिवाइड करके लिस्ट काउंट निकाल दोगे क्या? और मेजरमेंट कैसे करना होता है वो भी सीख जाओगे या नहीं सीख पाओगे? आपको सुई दे देगा, मान लीजिए कि ये सुई जो है वो इधर हम लोग लगा दिए, इधर लगा दिए। बताओ मेजरमेंट कैसे करोगे आप? क्या रीडिंग दिखाएगा ये? तो अभी तो पता है सर 1 एम्पियर दिखाएगा, अभी तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए रीडिंग मतलब मेजरमेंट करके बताना हो तो कैसे करेंगे हम लोग? सर मेजरमेंट इक्वल्स टू क्या होता है सर? रीडिंग इनटू में क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट। तो रीडिंग कितना है इसका? लाइन काउंट करो बेटा। तो ये 10 और ये भी क्या हो जाएंगी? 10 और 10 क्या हो गया बेटा? तो रीडिंग कितनी हो गई? 20। और यहाँ पर एलसी कितना है आपका? 0.05 एम्पियर यूनिट लगा दोगे इसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10 और पॉइंट लगाओगे तो फिर एक ही तो आएगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 1 एम्पियर। समझ आया नहीं है? कोई दिक्कत आएगा? तो ये लिस्ट काउंट आपका क्लियर है क्या? एमीटर का, वोल्ट मीटर का किसी का पूछा जाता है ऐसे निकाल लोगे। वोल्ट मीटर का भी यही है। आपके लैब में जो वोल्ट मीटर यूज़ होता है उसका भी यही है, उसमें भी यही 3 लिखा रहता है यहाँ पर। सेम एज इट इज। आंसर क्या बताओगे? 0.0 आगे भी तो बताना है। वोल्ट, एम्पियर नहीं बताएंगे। एम्पियर केवल किसके लिए आएगा? एमीटर के लिए। वोल्ट मीटर के लिए लिखोगे
वोल्ट मीटर के लिए अगर लिखेंगे बेटा तो वोल्ट मीटर के लिए क्या आएगा 0.05 वोल्ट। फार्मूला वही है, रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, डायग्राम ऐसा ही आता है। कर लेंगे नहीं कर पाएंगे, पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट काउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नोट करो इसको। यूनिट डायमेंशन को हमने और मतलब ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया। यूनिट डायमेंशन बनाना हो गया, या फिर उसके एप्लीकेशंस हो गए, या उन पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन और है जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लगता है। ये एक टाइप है क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है, ये उसका टाइप है एक। इतना बड़ा क्वेश्चन वगैरह पढ़ लेंगे आप, धैर्य रखना पड़ेगा उसके लिए। According to the Stephen's law of radiation state that the rate of emission of thermal radiation per unit time आता है अपना, per unit time by a black body is proportional to area and fourth power of temperature, that is ये फॉर्मूला गिवन हो गया। तो यहाँ पर Q जो है ये है आपका रेडिएशन पर सेकेंड या इमिशन पर सेकेंड, ठीक है। उत्सर्जन की दर उसको हम लोग बोलते हैं, ऊष्मा के उत्सर्जन की दर एक तरीके से। सिग्मा जो है यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ए एरिया है, टी जो है वो क्या है टेम्परेचर है, हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि ए एरिया है, टी टेम्परेचर है, और सिग्मा जो है वो क्या है एक कांस्टेंट है। तो इस सिस्टम के अंदर आपको क्या करना है कि आपको सिग्मा का डायमेंशन बताना है। लिखा हुआ आगे सिस्टम द डायमेंशन ऑफ सिग्मा इज, 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई ये करेक्ट आंसर है। वो चाहता है कि यहाँ पर सिग्मा का आपको और डायमेंशन बनाना है। तो पहली बात तो मेरे को लिखा हुआ है Q इक्वल टू सिग्मा कैपिटल A टी की पावर 4। तो यहाँ से अगर सिग्मा अगर मैं निकालूंगा तो Q आपको पता है ऊपर हो जाएगा, अपन में आ जाएगा कैपिटल A और टी की पावर 4। अब ये चाहता है इस सिग्मा का डायमेंशन MLT की फॉर्म में नहीं चाहता, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि आपको एनर्जी जो है वो किससे डिनोट करनी है, E से, और लेंथ जो है यहाँ पर L से। मतलब एक अलग सिस्टम बना रहा है, टाइम को T से डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को K से, मास नहीं ले रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो अलग सिस्टम बनाया, उसके अंदर आपको इसका डायमेंशन चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होता है ये होता है आपके पास में हीट पर सेकेंड। यहाँ लिखा हुआ है बेटा इमिशन, रेट ऑफ इमिशन। रेट ऑफ इमिशन का मतलब है आपके पास में ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ऊष्मा उत्सर्जन की दर, यानी कि आपके पास में हो गया हीट पर सेकेंड, हीट पर सेकेंड। तो इसके अंदर हीट मतलब एक तरीके से एनर्जी आएगी। हीट क्या है, एनर्जी तो है। हीट मीन्स क्या है आपके पास में एनर्जी, और अपॉन में क्या हो गया बेटा टाइम। टाइम को मुझे किससे लिखना है बेटा, कैपिटल T से। तो ये Q का काम हो गया। एरिया वो चाहता है, अच्छा इस सिस्टम के अंदर कहीं पर एरिया दिया है क्या उन्होंने, एरिया देता तो मैं एरिया की फॉर्म में लिखता, लेकिन अभी उन्होंने मुझे क्या कहा है लेंथ। तो एरिया में तो लेंथ ही आएगी ना। तो एरिया को आप क्या लिख सकते हो, लेंथ की फॉर्म में क्या लिख सकते हो बेटा L2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है L2। नेक्स्ट है आपके पास में कौन, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लोग क्या क्या लिखना है हमको K। तो K की पावर कितना हो जाएगा बेटा 4। तो इसको अगर आप तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा ये E1। T को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा T-1, और L को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा L-2। K को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा K-4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको, 4 ऑप्शन में कोई दिख रहा है क्या, कौन सा है 4 नंबर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो MLT की फॉर्म में नहीं चाह रहा हो, तो आपकी फिर ये जिम्मेदारी है कि जिनमें वो चाह रहा है उनमें उसको कन्वर्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पर एरिया को लेंथ की फॉर्म में लिखा, वो नहीं कहता तो मैं यहाँ पर एरिया लिखता, तो फिर डायमेंशन क्या होता सर, L की जगह क्या आता A-1। यहाँ पर एरिया लिखता तो A ऊपर जाता तो क्या आ जाता बेटा A-1। आगे समझ में या नहीं आया। और इसका अगर मुझे MLT की फॉर्म में चाहता तो आपको पता है कि वो तो हम जानते ही है कि MLT की फॉर्म में मुझे फिर एनर्जी का लिखना पड़ता सर M1 L2 T-2 अपॉन में टाइम। तो चलो ठीक है सर, एज इट इज लेंथ तो ठीक है, चलो टेम्परेचर आपके पास में K की पावर 4 ही रहेगा। लेकिन ये MLT की फॉर्म में क्या आता बताओ,
m1 एज इट इज़ रहता, t1 ऊपर जाता तो क्या हो जाता है बेटा, t की पावर माइनस, सॉरी पहले l तो लिख लो, L2 से L2 कट जाएगा, L क्या रहेगा 0, t की पावर क्या रहेगा माइनस का 3, माइनस का क्या रहेगा बेटा 3, ये 1 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, k ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, आगे समझ में नहीं आया, तो वो MLT की फॉर्म में होता। कर लेंगे इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो। ये एक लास्ट एक टाइप बचा हुआ था आपका यूनिट डायमेंशन के अंदर, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकता है। और आप थोड़ा सा फोकस करना, ज़्यादातर एक होता है आपके पास में किस पे, रेजिस्टेंस R होता है, रेजिस्टेंस R V अपॉन में क्या हो जाता है बेटा I, ये वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में करंट हो जाएगी। करंट के लिए तो आपको पता है कि डायमेंशन की फॉर्म में आपको किसको यूज़ करना है, A को। वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, वोल्टेज क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क के लिए आप लिखोगे बेटा m1 L2 t-2, चार्ज के लिए हम लोग क्या लिख देंगे AT, चार्ज के लिए क्या लिख देते हैं हम लोग AT। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फिर डायमेंशन क्या बन जाएगा, m1 L2 t-3 a-2 आ जाएगा, समझ नहीं आ पाएगा। तो एक रेजिस्टेंस का याद रखना, एक है आपके पास में L, आप जानते हो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, EMI वाले चैप्टर के अंदर सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट आपको मिलता है फाई अपॉन में कौन, I। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स था, फाई क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स, और I क्या है करंट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है कॉस, उसका तो कुछ होता ही नहीं डायमेंशन, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर कौन हो जाता है बेटा I। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, याद है क्या, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ लिख दिया मैंने इसको। एरिया आपका एज इट इज रहेगा, I आपका एज इट इज रहेगा। अब आप डायमेंशन बना लो इसका। सर फोर्स का हो जाएगा m1 L1 t-2, एरिया ये क्या है एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा बेटा L2 अपॉन में पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है AL, क्योंकि वो एक करंट कैरिंग एलिमेंट को हम लोग बोलते थे आइडियल को, याद है आपको, आइडियल। I करंट हो जाएगा, DL का हो जाएगा लेंथ। तो यहाँ पर स्मॉल m का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा L1 A1, ठीक है। और करंट के लिए क्या लिख दोगे आप यहाँ पे A, तो टोटल लिखोगे तो L का क्या हो जाएगा m1, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा क्या, सर ये तो हो जाएगा लेकिन ये तो बचेगा, तो m1 L2 t-2 a-2 याद कर लोगे क्या। एक और आपको याद करना है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इक्वल टू आप लोग क्या लिखते हो, सर C इक्वल टू हमारे पास में होता है, हम लोग पढ़ते थे Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू, तो C इक्वल टू क्या आएगा Q अपॉन में V। Q आपके पास में क्या होता है बेटा AT, Q अपॉन में क्या होता है Q अपॉन में V। Q क्या है चार्ज और V क्या है वोल्टेज। तो एक बात आपको नज़र आ रही है, मैंने रेजिस्टेंस में क्या किया था, सॉरी हाँ यहाँ पर मैंने वोल्टेज में क्या किया था, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन यही था। अब आपके पास में जैसे वहाँ से वर्क डन अपॉन चार्ज से वोल्टेज आ जाएगा, चार्ज तो लिख दिया आपने, वोल्टेज में वर्क डन यानी कि m1 L2 t-2, चार्ज और कहाँ पर आ जाएगा नीचे, वो ऊपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा AT। तो फाइनली क्या बनेगा सर m-1 L-2 t⁴ A2। समझ आ रहा है क्या, ये t-2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना बेटा, और ऊपर से 2 पहले से थे तो 4 हो गए, A2 ऊपर था। तो ये RLC के और आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी देता है कभी कभी, R अपॉन में L का डायमेंशन बताओ, RL का डायमेंशन बताओ, ठीक है, मल्टीप्लाई में दे देगा, डिवाइड में दे देगा, या LC का डायमेंशन बताओ, बता दोगे क्या, अंडर रूट में LC का डायमेंशन बताओ। आप देखना इनको आपको एक बहुत अच्छा एक या तो टाइम के इक्वल मिलेगा या फ्रीक्वेंसी के इक्वल मिलेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद होगा शायद कि मैंने आपको एक पढ़ाई थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या लिखते थे सर 1/2π अंडर रूट में LC लिखा था बेटा। तो यहाँ पे अंडर रूट में LC का डायमेंशन बनाऊंगा तो अंडर रूट में LC का डायमेंशन क्या बन जाएगा, बोला सर 1/2πf आ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं सर, 1 में फ्रीक्वेंसी आ रहा है, 1 में फ्रीक्वेंसी यानी कि t के बराबर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि अंडर रूट LC का डायमेंशन किसके बराबर होता है, t के बराबर होता है। तो 1 में अंडर रूट LC का किसके बराबर आएगा, बोला सर फ्रीक्वेंसी के बराबर।
भाई अंडर रूट एल सी का अगर टी के बराबर आ रहा है तो 1/में अंडर रूट एल सी कर दूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, फिर को एन सी के बराबर। ठीक है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपको R/में एल में भी कुछ मिलेगा, RL में भी मिलेगा, तो इस तरीके से आप इनके ज़रूर याद रखना, इनका आ सकता है। प्लस दूसरी बात, जैसे आप लोग मैग्नेट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कांस्टेंट पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मैंने पढ़ाया था, वैक्यूम हो चाहे मीडियम हो सेम होता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम और वैक्यूम मैंने पढ़ाया। तो दोनों का डायमेंशन और याद रखना कि अंडर रूट के अंदर जैसे अपन ने वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर के अंदर ये कंप्लीट किया था, आपको याद होगा 1/में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर आया था बेटा, सी के बराबर। तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर डायरेक्ट आपको मीटर पर सेकंड होता है, बोला सर तो m0 L1 t-1 आएगा, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ऐसे आप लोग याद कर लोगे क्या, या नहीं कर पाएंगे? तो इन चीज़ों पे फोकस करो जहाँ पर ऐसे फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट हिट करने वाले फॉर्मूले, उन फॉर्मूले को कुछ नहीं करना है, एक लिस्ट बना करके फटाफट से कंप्लीट कर देना है। कर लेंगे क्या? तो ये आपका यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हुआ। ये नीट के पर्पज़ से सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाने के चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऑनलाइन भले पढ़ लेना, एक शॉट के अंदर ख़त्म कर जाना इसको। ठीक है, या फिर ये समझ में आ गया आपको, तो अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कल अपन मूव करेंगे। ठीक है।